बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सब गुड मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं दिन आपका खैर से गुजरे। और इसके साथ साथ जी बारिश हो रही है मुख्तलिफ शहरों में मुल्क के, और बरसात जो है वो भी जारी ऐसे लग रहा है, लेकिन एंडिंग मानसून बरसातें हैं, तो ज़रा ख्याल रखिएगा, बीमार ना हो जाएंगे। बिल्कुल, मौसम चूँकि चेंज होना शुरू हो जाता है, सितंबर में शुरू हो जाएगा, तो अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं। बीमार नहीं होना और अपना ख़ास ख्याल रखना है। और बारिश का जैसे आपने जिक्र किया, तो लाहौर में तो कल पूरी रात ऑलमोस्ट बादल गरजते रहे और हवा इतनी तेज चल रही थी कि खिड़कियां बज रही थी। और सुबह 6 बजे मुझे लगता है उसने सबको उठा दिया। तभी अब जल्दी आ गई सुबह लेकिन पूरे मुल्क का मौसम जो है वो अब बेहतर होने जा रहा है। कहीं बारिश हो रही है, कहीं पर बादल है, लेकिन अभी कहीं धूप भी निकली है। तो ये तो फिर बरसात का होता ही ये स्टाइल है ना, कि कभी धूप है और कभी छाँव है और कहीं पर बारिश है, तो ये तो सिलसिला बरसात में चलता ही बिल्कुल। और ये जो धूप और छाँव जो मुहावरतन भी इस्तेमाल करते हैं, ये सिचुएशन अब वाज़े तौर पर क्लियर हो चुकी है अफगानिस्तान में। और आज आखिरी रोज़ था, लेकिन कल रात 12 बजे ही अमरीकी इनखला मुकम्मल हो गया और 20 साल के बाद ये जो आखिरी फौजी भी मौजूद था अफगानिस्तान में, वो वहाँ से बिल्कुल 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने हमला किया अफगानिस्तान पर 9/11 की सूरत हाल के बाद। और उसके बाद अब 30 अगस्त को ही छोड़ दिया अफगानिस्तान। 31 अगस्त को छोड़ना था, लेकिन एक दिन पहले यानी कि रात 12 बजे से पहले ही आखिरी फौजी भी अमेरिका के जो फौजी हैं वो चले गए। और अभी कुछ ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, और कुछ ऐसे नेटो के फोर्सेज हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्योंकि उनको पनाह दी गई है। और रात भी पाकिस्तान के हवाले से यही खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए पनाह दी और बल्कि उनको खाना भी खिलाया। बिल्कुल, ऑब्वियसली हम इत्तेहादी तो हैं, एलाए तो हैं अमेरिका के, और उन्होंने जब रिक्वेस्ट की तो ये अकोमोडेशन करनी पड़ी। और कुछ तस्वीर जो हैं वो ट्विटर पर वायरल भी हो रही थी। #US आर्मी और #अफगानिस्तान, ये 3 टॉप ट्रेंड्स जो हैं डिफरेंट ट्वीट्स में इस्तेमाल किए जा रहे थे। और पनाहगाह में भी अच्छा खासा ठीक ठाक खाना खिलाया गया। और अब देखते हैं कि अब आगे अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि ये बताया गया था और ये कहा गया था तालिबान की जानिब से कि जैसे ही इनखला मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ जाया जाएगा, पूरी गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी। इस पूरी सिचुएशन पर हम बात करेंगे, और भी बहुत कुछ है, कुछ लोकल पॉलिटिकल इश्यूज भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जी डेडलाइन से कबल इनखला मुकम्मल। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का इशारा। अस्पताल का अमला गायब, कम उम्र बच्चा ही इलाज करने लगा। और 12 साल लड़का करोड़पति बन गया। जी, तो अमेरिका ने डेडलाइन मुकम्मल होने से पहले ही अफगानिस्तान से अपना इनखला मुकम्मल कर लिया है। और इसकी तस्दीक जो है वो पेंटागन से भी कर दी गई है कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपना इनखला मुकम्मल कर चुका है। और अब ये तालिबान जो है वो तालिबान अफगानिस्तान में मौजूद हैं और उनके हवाले, और ऑलमोस्ट पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल उनके पास है। सिर्फ पंशेर में जो है वो कुछ मामलात मुज़ाकरात की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर झड़पों की इतलात भी आ रही हैं। तो ये एक मिक्स सिचुएशन है जो अफगानिस्तान में पंशेर में देखी बिल्कुल। और इसके साथ साथ जैसे ही 12 बजे आखिरी फौजी अमेरिका का और नेटो फोर्सेज का वहाँ से रवाना हो गया, तो फिर जश्न का समा था, फायरिंग हुई। और बल्कि ये भी ऐलानात किए गए तालिबान की तरफ से कि फायरिंग जश्न मनाने की है, शहरियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ चूँकि 31 अगस्त की डेडलाइन थी, तो जो बाइडन ने कह दिया था कि उससे पहले ही मुकम्मल हो जाएगा इनखला, और ऐसा हुआ भी। और आखिरी अमेरिकी फौजी दस्ता रात 12 बजे से कबल ही अफगानिस्तान की सरजमीन छोड़ गया, जो कि सिलसिला शुरू हुआ 9/11 2001 के बाद। और 7 अक्टूबर 2001 में पहला हमला किया गया अफगानिस्तान में, लेकिन उसके बाद 20 साल की तवील जंग थी जिसमें $2 ट्रिलियन खर्च किए नेटो और अमेरिका ने। लेकिन उसके बाद हासिल क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। बिल्कुल, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा और अमेरिका भी इस पर जवाब नहीं दे रहा। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कल ट्वीट में लिखा कि आखिरी अमेरिकी फौजी दस्ता 12 बजे काबुल एयरपोर्ट से चला गया और हमारे मुल्क ने अपनी मुकम्मल आज़ादी हासिल कर ली है। उन्होंने खुदा का शुक्र भी अदा किया, और उन्होंने एक और ट्वीट में ये कहा कि काबुल में फायरिंग की आवाज़ें अमेरिकी फौजियों के इनखला पर खुशी का इजहार है। तो यानी कि पूरा अनाउंस्ड करके सेलिब्रेशंस की गई हैं। और अब एक और मरहला शुरू होगा अफगानिस्तान में, वो गवर्नमेंट फॉर्म करने का है कि किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी, पॉलिसीज़ क्या होंगी, स्ट्रेटजीज क्या रखी जाएंगी, किस तरह से अफगानिस्तान को आगे लेकर जाया जाए। बिल्कुल, और ये बहुत अहम है, इस पर हम बात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी डिफेंस भी हैं। उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।
और इसके साथ साथ चूँकि हम आज डिस्कस कर रहे हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल, 31 अगस्त की डेडलाइन थी और रात 12 बजे से कबल ही आखिरी फ़ौजी भी अफगानिस्तान छोड़ गया अमेरिका का। इस तमाम डेवलपमेंट पर जो कि हुआ, जो कि 31 की डेडलाइन से पहले ही हो चुका, इस पर क्या कहेंगे आप? जी देखें, पहले तो आप वो बात कर रहे थे कि उन्होंने क्या खोया क्या पाया, इसमें तो कोई शक नहीं कि जब शुरू में वो आए थे तो चूंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद के तहत आए थे और बहुत तकरीबन सारी दुनिया की ताईद हासिल करके आए थे, तो पहले 2 साल तो हम कह सकते हैं कि उनका शायद थोड़ा सा लेजिटिमेट था, अलकायदा को ख़त्म करने आए थे। उसके बाद जितना उनका स्टे है वो गोल पोस्ट बदलते रहे, तो आप समझे कि बाकी उनका स्टे इलेजिटिमेट था। उनका यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बनता था, खासकर जब उन्होंने उसामा बिन लादेन को भी बकौल उनके ख़त्म कर दिया, जो कि 10 साल पहले की बात है। उसके बाद तो ना यहाँ के फौजियों को पता था कि वो इधर क्यों है और ना हम लोगों को पता था दाएं बाएं वाले कि भी ये इधर क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वो इधर क्या कर रहे थे। चीन का असर और रसूख उन्होंने 10 साल तक रोक के रखा मेरे भाई, उनको नहीं आने दिया अफगानिस्तान में। रूस को उन्होंने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इस्तेमाल नहीं करने दिया और इंडियन ओशन तक नहीं आने दिया 20 साल तक। तो ये ना समझा जाए कि वो कुछ भी हासिल करके, यहाँ पर उनका मकसद यही था इस इलाके में टर्मोइल रखा जाए, यहाँ पर अमन ना हो, यहाँ पर कोई तरक्की ना हो, ताकि एक ब्लॉक बन जाए अफगानिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्रीज के दरमियान और इंडियन ओशन के दरमियान, रूस के दरमियान, चीन के दरमियान। ये तो चलो हो गया। अब ये है कि वो चले गए, ये भी बहुत एक बात की जा रही है कि वो हार के गए, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो यहाँ पर उनकी कैंपेन थी उसमें वो बिल्कुल हार के गए, बड़े बुरे तरीके से हार के गए। लेकिन अगर हम ये कहें कि अमेरिका ओवरऑल एज ए मुल्क हार गया, तो वो तो अभी भी सुपर पावर है, उनके पास अभी भी बहुत पॉलिटिकल क्लाउड है, सब कुछ है। तो ये जो आखिरी में आप देख रहे थे ना चीजें कि यहाँ पर रॉकेट हमला हो रहा है, वो ये कह रहे हैं हम जाएंगे, हमने कंट्रोल संभाला हुआ है, ये सारा पर्दा डाला हुआ था उन्होंने अपने जो हार है उसके ऊपर। और वो ये चाह रहे थे कि वो ये साबित करें कि आखिरी दिन तक हमारा होल्ड था और हम जब तक चाहते यहाँ पे रहते, हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। चले कोई बात नहीं, सुपर पावर है, अगर उनको अपना चेहरा छुपा कर जाने की जरूरत थी तो मेरा ख्याल है हमें ज्यादा उनको दखल डालने की जरूरत नहीं है, हम एक छोटी पावर है। लेकिन अब हमने ये देखना है कि आगे अफगानिस्तान में क्या होने जा रहा है। मेरा ख्याल बहुत मुश्किल मरहला अफगान तालिबान को दरपेश है। पहला ये कि एक ब्रॉड बेस्ड हुकूमत बनाना, जिसमें मुझे यकीन है कि वो कामयाब हो जाएंगे, और अगर आप मुझे पूछेंगे क्यों यकीन है तो मैं आपको बता भी दूंगा। और दूसरी बात ये है कि इकोनॉमिक जो यहाँ पर एक्टिविटी है उसका शुरू करना, जो गवर्नेंस के मामलात हैं, वो इससे भी ज्यादा मुश्किल है, हुकूमत बनाने से भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी इनकी मैन पावर जा चुकी है, ब्रेन ड्रेन हुआ है। ये जो अभी जहाज बजाय इसके कि अपने फौजियों को पहले निकालते, वो अफगानियों के जहाज भर भर के ले जा रहे थे। उसकी क्या वजूहत थी वो एक अलग बहस है। तो ऑल सेड एंड डन मैं आपको बता सकता हूँ कि अफगानिस्तान अच्छे दिनों की तरफ जा रहा है, अमन की तरफ जा रहा है, और आने वाले जो दिन है इस पूरे खित्ते के लिए बहुत खुशहाइन साबित होंगे जी इंशाल्लाह। क्योंकि अफगानिस्तान का अमन जो है वो जुड़ा है पाकिस्तान के अमन से डायरेक्टली, तो उसके लिए भी हम दुआ करते हैं कि वहाँ अमन रहे ताकि हमारे मुल्क में भी अमन रहे। लेकिन जनरल साहब, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वहीं पर तालिबान गवर्नमेंट तो फॉर्म अप कर लेंगे, अपनी पॉलिसीज का वाज़े तौर पर उनका चेंज तो नज़र आ रहा है, उसको इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे। लेकिन ये जो सैंक्शंस लगेंगी या जो इकोनॉमिक स्टॉप लग रहा है, ओवरऑल वर्ल्ड सपोर्ट नहीं करेगा, फंड्स का बहुत प्रॉब्लम होगा, पैसों का बड़ा मसला होगा, इस चीज़ को कैसे हैंडल करेगी? क्योंकि अमेरिका तो अभी तक कहीं से भी नहीं लग रहा कि वो इनको एक्सेप्ट करेंगे या इनकी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। जी ऐसे नहीं है कि कहीं से भी नहीं लग रहा, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, और उसमें अगर आप अपनी हार माननी पड़ेगी ना अमरीकियों को। जी वो तो मान गए, वो तो माने या ना माने। देखिए अमरीकी खुद कह रहे हैं, आपको और मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं है जी। अमरीका में अवाम खुद कह रहे हैं कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ, और वो मतलब हम हमदर्दी रखते हैं, हम ये नहीं, हमें कोई वो छाती बजाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा तो इसमें कोई रोल था नहीं, अफगानियों ने अपनी आज़ादी हासिल की है। ये जो आप बात कर रही हैं कि ये कैसे होगा, देखें मेरा अंदाज़ा ये है कि जब ये ब्रॉड बेस्ड हुकूमत बना लेंगे, जो कि हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा नहीं लेंगे, उसके बाद कम अज़ कम दर्जन भर ममालिक इनको फौरी तौर पर तस्लीम करेंगे, और उसमें चीन होगा, उसमें रूस होगा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो सकते हैं, ईरान हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, कुछ और ममालिक भी हो सकते हैं। उसके बाद अमेरिका और उनके इत्तेहादी ये सोचेंगे कि क्या इस मैदान को, उनके पास 2 ऑप्शन होंगी। एक तो ये कि मुखासमत की पॉलिसी जारी रखें और इनको धमकियां देते रहें और इनके फ्रोजन रखें सारे एसेट, उसका ये मतलब ये है कि यहाँ से वो कट जाएंगे। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि दूसरा रवैया अख्तियार करेंगे, वो वापस आएंगे, वो पाकिस्तान को मनाएंगे
वो इस इलाके को खाली नहीं छोड़ेंगे चीन के लिए और रूस के लिए। वो यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करने की बात करेंगे, यहाँ पर अपना पॉलिटिकल क्लाउड बढ़ाएंगे। तो आप देखिएगा कि ये चंद महीनों की बात है, ये चीजें भी डीफ्रीज हो जाएंगी और वापसी भी हो जाएगी, और यहाँ पर एक और जंग शुरू होगी जिसको इकोनॉमिक वॉरफेयर आप कहते हैं, जो पहले भी चल रही है। लेकिन वो मेरे ख्याल इस खत्ते के लिए इतनी नुकसानदेह नहीं होगी जितनी कि ये फिजिकल वॉरफेयर थी। सही जनरल साहब, लेकिन आप चूंकि कह रहे हैं कि इकोनॉमिक वॉरफेयर अगर शुरू होगी तो उसमें तो लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान मजीद फंस जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को ऑलरेडी ये चाइना की वजह से बड़ा प्रेशर रहा, और रशिया का आप ऑलरेडी जिक्र कर रहे हैं कि वो भी ना आ सका अफगानिस्तान और ये कॉरिडोर इस्तेमाल करने, क्योंकि वन बेल्ट वन रोड ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो फिर अगर अमेरिका दोबारा से यहाँ पर इंटरफेयर करता है तो उसकी वजह से पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल सिचुएशन नहीं हो जाएगी, किस तरह से हैंडल करें? जी ये देखें, ये जो एक फौजी शिकस्त है यहाँ पर, इसके असरात होंगे उनका मूड जो है ना, अभी तो गुस्से में है ना, तो थोड़ा सा ठंडा होगा तो उनका मूड चेंज होगा। जब बड़ी पावर है, सुपर पावर है, वहां पर सोच विचार वाले लोग हैं, जब वो गौर फिक्र करेंगे, और अब उनकी आवाजें आने भी लगी हैं। जब मैं उनके थिंक टैंक्स को सुनता हूँ तो वो कह रहे हैं कि आप रिप्रोच मत करें पाकिस्तान के साथ, और आप ये जो मुखासमत की पॉलिसी खत्म करें। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर वो अपना भला चाहते हैं तो उनको ये अपना पेंतरा चेंज करना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए अलबत्ता आपने सही कहा, बहुत एक टेस्ट है, वो टेस्ट ये, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अभी आपको पता है हमने उनको लैंडिंग राइट्स दिए, यहाँ पर उनके सोल्जर आए, यहाँ से आगे गए। पाकिस्तान के मुंह से एक छोटी सी बात नहीं निकली, और वो ये थी कि यूके ने हमें रेड कंट्रीज में शामिल किया हुआ है। और जबकि यहाँ से लोग अगर अमेरिका और यूके जा रहे हैं तो पहला हमारा तकाजा ये होना चाहिए था, जनाब आप रेड कंट्रीज की लिस्ट से निकालिए। हम FATF की बात कर सकते थे। हम लोग बार्गेनिंग में बहुत बुरे हैं, और हम समझते हैं कि शायद मुल्कों के ताल्लुकात ऐसे ही होते हैं जैसे इंसानों के ताल्लुकात होते हैं, भाईचारा, जी गुड बॉय, और हमने बड़ा अच्छा बनना, हमने अच्छा जेस्चर दे दिया तो बस हम अप्रिशिएट कर दिए जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान ने सही एक्सप्लॉइट की सिचुएशन, तो पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान ये कहे अमेरिका को कि जी CPEC पर आप कुछ ना कहें, इसको पूरा होने दें, इस पर जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आप हमसे बात करें, और अगर आपने इन्वेस्ट करना है, वो ग्वादर में चीन इन्वेस्ट कर रहा है, आप उर्मारा में इन्वेस्ट कर दें, आप पसनी में इन्वेस्ट कर दें, और हम ये अगर अच्छे तरीके से ये गेम खेलें तो यहाँ पर बहुत इन्वेस्टमेंट आ सकती है। लेकिन जनरल साहब, आप इस चीज के गवाह होंगे कि हमसे डिक्टेशन तो अमेरिका लेने से रहा और हमारी सजेशन भी मानने से रहा। इस खिते में अमेरिका का फेवरेट तो भारत ही रहा है, और ये बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने भी आई है। लेकिन बहरहाल ये बात हम दुआ ही कर सकते हैं कि हमारे ग्रेट जेस्चर्स जो हैं वो माने जाएं और पाकिस्तान की पोजीशन क्लियर हो। लेकिन जो आपने आने वाले दिनों की सिचुएशन की बात की, जहाँ पर अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान और ये पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि इन तमाम कंट्रीज़ का और इस खिते की किस्मत जो है वो रोशन होने वाली है, और जो ऑलरेडी रूल कर रहे हैं उनके लिए एक डाउनफॉल शुरू होगा? जी इस बात का इम्कान मौजूद है। देखें, एक तो आपने अमेरिका और भारत की बात की। अमेरिका जरूर सोच रहा होगा कि ये भारत जो है, मैंने किसको अपना पार्टनर बना लिया है, कि मेरा ख्याल था कि हमारे जाने के बाद इस इलाके को संभालेगा, वो तो खुद दुम दबा के भाग गए। तो वो शायद रिव्यू करे कि भाई हमारे ताल्लुकात जो है, जो हमने खराब किए हैं पाकिस्तान से, भारत की वजह से इसको आगे कैसे लेके चलना है। बहरहाल ये मेरा अंदाजा है, गलत भी हो सकता है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तान अपने कार्ड्स अच्छे खेले तो आने वाले दिन, जैसे आप कह रहे हैं कि बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं कि जो फिलहाल शायद हमारे ख्वाब ख्याल में भी ना हो। और इस कदर जरूरत है अफगानिस्तान को रीबिल्डिंग की, और पाकिस्तान इतनी अच्छी पोजीशन में है वो रीबिल्डिंग में हिस्सा लेने के लिए कि मैं अगर आपको बताऊं तो आपके ऐसे 10 प्रोग्राम उसमें निकल जाएं। तो फिर आप मुझे कभी बुलाइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान बड़ा जबरदस्त करेगा। आपकी जो बातें बड़ी हौसला अफजा है, लेकिन क्विकली अगर आप बता सकें, जो आपने कहा दुम दबाकर भाग रहा है, भारत भाग चुका है बल्कि ऑलरेडी, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती? क्योंकि भारत भी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान में कोई टेररिज्म के हवाले से कुछ इकदाम करे, कुछ ना कुछ कोशिश करे, कुछ मोनोपोली ऐसी बनाए। आपको क्या लग रहा है कि भारत को कैसे टैकल करना चाहिए सिचुएशन में? जी देखिए, एक तो जो वो हमारे ऊपर हमलावर था अफगानिस्तान की सरजमीन से, वो तो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। ये जो आपको 1-2 अटैक नजर आ रहे हैं, ये खत्म हो जाएंगे। ये 2 से 6 महीने की बात है। अब अफगान तालिबान का जब मुकम्मल कंट्रोल हो जाएगा, तब मेरा ख्याल वो लोगों को इस तरीके से ऑपरेट नहीं करने देंगे। लेकिन भारत के पास और तरीके भी हैं हमलावर होने के, और मैं फिजिकल हमले की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल हमलावर हो सकता है, इकोनॉमिक हमलावर हो सकता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो उसने शुरूकारी रखी है। लेकिन मैं अपने हुक्मरानों को एक मशवरा देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने सारी उम्र गुजरी है, मैंने भारत से डील किया है। तब भारत के साथ अगर आपने दिफाई रवैया अख्तियार किए रखा
तो ये आपके सर पे सवार होता चला जाएगा। भारत के सामने खड़ा होने की अग्रेसिव आप पोस्चर को देखें, ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ये इनकी भाग जाएगा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो इस मेरा ख्याल है कि अगर हम अपना रवैया तब्दील कर लें, और अब जबकि हम अच्छी पोजीशन में कर भी सकते हैं, तो आप देखिएगा कि काफी सारे और मसाइल भी हमारे इंशाल्लाह हल होने की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी हौसला अफजा आपने बातें की और आपने कहा कि मैं अपने तजुर्बे के मुताबिक ये बता दूं कि अफगानिस्तान में अच्छे दिन आने वाले हैं, गवर्नमेंट फॉर्म अप हो जाएगी और कंट्रीज उनको एक्सेप्ट भी करना शुरू हो जाएंगी। सिर्फ जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि हमारा फेवरेट कोई नहीं है, जो भी गवर्नमेंट होगी, जो भी आलमी राय आमा होगी, उसके मुताबिक हम एक्ट करेंगे। लेकिन सिर्फ बात यह है कि अगर अफगानिस्तान में अमन रहेगा तो इस पूरे खत्ते में अमन रहेगा, और ये हमारी दुआ है कि अफगानिस्तान का अमन कायम रहे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, यू टर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन वो हर जगह पर फिट हो जाता है जब आप अपना स्टांस चेंज कर लें या वाज़ेह तौर पर नज़र आए कि आपने एक दिन कुछ कहा, अगले दिन कुछ कहा। और ऐसा ही कल से कुछ गर्दिश कर रही हैं खबरें, जब मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कायदे मज़ार कायद पर गए और वहाँ पर उन्होंने बात की, तो वो ऐसा लगा कि बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक और शहबाज शरीफ आ गए जो जलसे में मौजूद थे, वो कोई और थे। तो बेसिकली जो आप यूटर्न की बात कर रही हैं, क्योंकि वो इसलिए कहा क्योंकि इस्लामाबाद की तरफ रुख करना है, मार्च करना है, हुकूमत गिरानी है, ये वादे दावे किए गए थे और आवाम को इंकलाब लाने का कहा गया था इतवार के रोज़। लेकिन फिर कल ये हुआ शाम को कि उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने खुसूसन कि ना मुफाहमत ना मुज़ाहमत, शफाफ इलेक्शन 2023 हम चाहते हैं। दैट मीन्स हुकूमत गिराने का भी कोई इरादा नहीं है। 2023 के इलेक्शन खुद ही यकीन नहीं है कि अपनी कैंपेन जो चलाएंगे उससे हुकूमत गिर जाएगी। उनको पता है कि मे भी हुकूमत अपना हो सकता है। तो मियां शहबाज शरीफ बेहतर जानते हैं, क्योंकि कल वो जब बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट ने भरपूर साथ दिया, हमारा साथ उतना नहीं मिला। वो तो कुछ उन्होंने जो है इस तरह से बात भी की कि वो चाहते हैं दोबारा से एक और मौका। लेकिन क्या ये मौका उनको 2023 से पहले मिल सकता है या नहीं मिल सकता, और क्या वाकई इस पोजीशन में नून लीग है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम रशीद साहब, सीनियर तजज़ियाकार सहाफ़ी। अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। आप कैसे हैं अबूज़र? बिल्कुल ठीक। अंजुम साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया ना मुफाहमत ना मुज़ाहमत, शफाफ इलेक्शन 2023, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ अपने बयानिए के बहुत पक्के हैं। उन्होंने पहले दिन जब जलसे में क्राउड था, ठाठे मार रहा था, नारे लग रहे थे, जज्बात में बह गए वो। उन्होंने कहा नहीं, जज्बात तो नहीं बहे, वो बड़ा कैलकुलेटेड खिलाड़ी हैं। उन्होंने क्राउड की हाँ में हाँ मिला के अपना क्लैप लेने के लिए कहा कि हम इस्लामाबाद जाएंगे। लेकिन दूसरे दिन मज़ार कायद पे फिर उन्होंने मीडिया से बात की और अपने आप को करेक्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि ना मुफाहमत ना मज़ाहमत, हमें 2023 का इलेक्शन शफाफ चाहिए। अच्छा, वो ये ना मुफाहमत ना मज़ाहमत, 2023 का इलेक्शन शफाफ चाहिए, ये इमरान खान से मुखातिब नहीं है। वो हुकूमत से आगे किसी और से मुखातिब है, वो किसी और की बात कर रहे हैं। और आप देखें कि इसके जवाब में जो है वो शेख रशीद और फवाद चौधरी जो है वो डर गए। उन्होंने जो है वो शहबाज शरीफ के पॉलिटिकल स्टेटमेंट का जवाब नहीं दिया। उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट का जवाब देने के बजाय शहबाज शरीफ को डराने की कोशिश की। उन्होंने कहा देखो जी, शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है वो मुकदमा बड़े गिरफ्तार हो जाएंगे, ये अंदर हो जाएंगे और इनके साथ जो है वो हालात ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, और शेख रशीद तो ये मुसलसल कहते रहे हैं कि वो भी साबित कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है ये एक सफ़े पे नहीं आ सकते, ये इदारों के साथ या फौज इनके साथ बात नहीं करेगी। लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं कि ये हमेशा गेट नंबर 4 के रिहायशी रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि ये फ़ौज के साथ बिल्कुल अटैच है, लेकिन फ़ौज इनकी बात नहीं मानेगी। कल शेख रशीद ने जो है वो अपने इंटरव्यू में बहुत वाज़ेह तौर पे कहा, शेख रशीद डरे हुए हैं कि कहीं शहबाज शरीफ जो है वो एक सफ़े पे ना आ जाए, और अगर वो एक सफ़े पे आए तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन इतनी मजबूत है कि अगले इलेक्शन में इमरान खान की और शहबाज और शेख रशीद की कलाबाजी लग सकती है। तो वो एक सफ़े पे आने से रोकने के लिए जो है वो मुसलसल बात करें। कल उन्होंने बड़ी एक अजीब बात की। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जो है वो एक सफ़े पे नहीं आ सकते फौज के साथ, क्योंकि लोग जानते हैं कि असल जो है ये तो फ्रंट मैन है, असल चेहरा जो है
वो मियां नवाज शरीफ है, और मियां नवाज शरीफ फौज के खिलाफ बात करता है, इसलिए शहबाज शरीफ की कुछ सुनेगा नहीं। लेकिन बात यह है कि शहबाज शरीफ की लगता है मुझे कि सुनी जा रही है, वरना ये इतने डरे हुए क्यों हैं, इतने खाइफ क्यों हैं? अच्छा, डरे हुए नहीं, ऐसा भी लगता है कि शायद अंजुम साहब काउंटर कर रहे हैं, वो याद दिला रहे हैं कि आपके अपने मुकदमात कितने हैं, आपकी अपनी चीज़ें कितनी हैं, वो चाहे फवाद चौधरी हो और वो चाहे शेख रशीद हो। पंजाब के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ने भी कल ये कहा कि शहबाज शरीफ दोनों पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं, जहां से उनको मौका मिला वो आगे चले जाएंगे। सो आपको ये लग रहा है कि अब नून लीग ने तय कर लिया है कि हमने जलसे जुलूसों में तो अवामी पज़िराई के लिए ऐलानात कर देने हैं, लेकिन बैक एंड पर हमने प्री इलेक्शन कैंपेन्स शुरू कर देनी है, जो ऑलरेडी नजर भी आ रहा था कहीं ना कहीं। हाँ, नून लीग के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा ग्रुप जो अरकान असेंबली है और जो इलेक्टेबल हैं, वो ये जानते हैं कि भाई जो नवाज शरीफ का जो बयानिया है तसादुम का, फौज के साथ तसादुम का, वो उन्हें अगले भी आइंदा भी इक़्तिदार में नहीं आने देगा। और वो सारे के सारे जो अरकान असेंबली है वो तो इक़्तिदार के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और अगर इक़्तिदार नवाज शरीफ मुस्लिम नून को नहीं मिलता तो वो मुमकिन है पार्टी छोड़ जाए। इसलिए उनका दबाव है कि किसी न किसी तरह से एक सफ़े पे आया जाए और अगला इलेक्शन जीता जाए और पावर में आए। तो उसके लिए जो शहबाज शरीफ का बयानिया है, शहबाज शरीफ बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ और बहुत ही इस्तेहकाम के साथ जो है वो अपने बयानियों को फॉलो कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि शायद नवाज शरीफ भी अलाउ कर दें कि हाँ भी ठीक है। आपको लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की जो इससे पॉलिसी है वो ठीक जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है बेहतरी की तरफ, लेकिन इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान के बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में कल फयाजुल हसन साहब ने तो कह दिया है कि मौलाना फजल रहमान साहब के पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं, वो सियासी बेरोजगार हैं, एहतजाज की कॉल उन्होंने इसी चक्कर में दी है। आपको क्या लग रहा है उनका क्या फ्यूचर है मौलाना फजल रहमान के इस सारे सिनेरियो में? जो पूरी पावर की गेम है उसमें तो मैटर कर रही है मुस्लिम लीग नून, उसका वोट बैंक है बहुत बड़ा पंजाब में, वो आइंदा इक़्तिदार में आ सकती है। और मैटर कर रही है इमरान खान के पास वोट है, वो अगले इक़्तिदार में आ सकते हैं। और तीसरी पार्टी है पीपल्स पार्टी, उसका सिंध में बहुत बड़ा वोट बैंक है, पंजाब में अगर थोड़ा सा भी वोट उन्होंने ले लिया तो उनके भी इक़्तिदार में आने की चांस है ना, लेकिन मौलाना का इक़्तिदार में आने का कोई चांस नहीं। प्रेशर ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तहरीक लेके जाना, पीडीएम के सरबराह हैं वो प्रॉपर, उन्होंने देखे पहले भी 2019 में भी तहरीक चलाई और अभी भी वो चलाने के पूरे मूड में है, वो यही कह रहे हैं। एग्जैक्टली, प्रेशर ग्रुप अपनी जगह, लेकिन असल जो टारगेट है वो तो इक़्तिदार लेना है। तो इक़्तिदार में तो तीन पार्टियां हैं, हिस्सेदार तो बन सकते हैं ना, इत्तेहादी तो बन ही सकते हैं और इत्तेहादी हैं भी। आपने देखा होगा कि वो फवाद चौधरी और शेख रशीद कह रहे हैं कि ये इस्लामाबाद क्या लेने आ रहे हैं, इस अब पाकिस्तान में तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो रही है, और ये क्या करना, वो भी दोबारा वो एक मुस्लिम लीग नून को जो है वो इदारों से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आइंदा अफगानिस्तान में पाकिस्तान बिजी होगा, और अफगानिस्तान में अगर कोई अफगान तालिबान ने कोई गलती कर दी तो पूरी दुनिया जो है वो अगर अफगानों के खिलाफ हुई तो पाकिस्तान भी मुश्किल में फंस जाएगा, पाकिस्तान को भी मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। इस सूरत हाल से निपटने के लिए जब रियासत यहाँ मसरूफ होगी तो उस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून और फजलुर रहमान अगर जलसा जुलूस लेके आ जाए तो पाकिस्तान प्रॉब्लम में पड़ेगा। सही है, लेकिन ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स तो हमेशा से चले आ रहे हैं। मुझे तब भी याद है जब इमरान खान साहब ने धरने की कॉल दी थी और धरना दे भी दिया गया था, तब भी चीनी सदर ने दौरा करना था, इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग टाइम चल रहा था उस वक्त भी, लेकिन धरना भी हुआ और वो सब कुछ चल रहा था। ये कहिएगा, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि मौलाना फजल रहमान इरादा रखते हैं और वो जैसे कहते हैं ना कि प्रेशर ग्रुप तो है और वो प्रेशर डालना चाहते हैं, उनको क्या ये याद रहेगा कि अगर वो इस्लामाबाद निकल गए ऐसा ना हो पीछे से पार्टियां गायब हो जाएं, जैसे पहले उनके साथ हुआ था, वो वहां बैठे हुए थे, बुला रहे थे सबको, कोई नहीं गया। अभी भी शहबाज शरीफ साहब की बात से ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब को बैक करेगा। आपको ऐसा इसमें क्या नजर आ रहा है? ये तो आपने खुद ही कह दिया कि शहबाज शरीफ ने तो बहुत वाज़ेह पोजीशन ले लिया कि वो जो है ना मुफाहमत ना मज़ाहमत, ना वो लड़ने को तैयार है ना वो। तो इसका मतलब अगर मौलाना साहब डिसाइड कर लेते हैं कि इस्लामाबाद जाना है तो नून लीग बैक नहीं करेगी, आपको ऐसा लग रहा है? मौलाना जाएंगे ही नहीं। मौलाना को पता है कि अगर नून लीग जो है वो मौलाना के साथ ना हुई तो मौलाना का इस्लामाबाद जाना ही फजूल हो जाएगा और जाना जो है वो नाकाम हो जाएगा। इसलिए वो नून लीग के बगैर और पीपल्स पार्टी पहले से ही है तो ये पॉसिबल नहीं है। अब तीसरा आजकल प्लेयर है मतलब जलसे की बातों को जलसे तक रखा जाए, सीरियस ना लिया जाए। जलसे की बात जलसे तक ही रहे, काफ़ी आगे जाके पावर कॉरिडोर्स में ना जाए, मुझे ऐसी लग रहा है। लेकिन अंजुम साहब, एक और इशू जो कि बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से भी हम डिस्कस करना चाहते हैं, बड़ा अहम है। बिलावल साहब भी खासे मुतहरिक है और वो तो ये भी कल कह चुके हैं कि जी आवाम का रोज़गार बचाने का अगर किसी में मतलब पॉलिसी है, किसी ने अगर ये करना है काम, किसी में पोटेंशियल है तो फिर ना पटवारियों में है ना मौलाना में है। अब ये उन्होंने कह दिया, मैंने नहीं कहा। तो बिलावल भुट्टो साहब तो खूब एग्रेसिव है अगेंस्ट नून लीग और मौलाना भी।
इस पर क्या कहेंगे? उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर भी तनकीद अच्छा, की है। उन्होंने यहाँ कहा पर- हमारा ऑपोजिशन लीडर तो जेल में, हाँ, हमारा हो तो exactly. जेल में, और अगर किसी और पार्टी का है तो वो सड़कों पर फिर रहे हैं। एग्जैक्टली देखिए, शेख रशीद और फवाद चौधरी जो बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो एक सफ़े पे आने की कोशिश कर रहे हैं, और यही खतरा जो है वो बिलावल को भी है कि अगर शहबाज शरीफ एक सफ़े पे आ जाए आ गए तो पीपल्स पार्टी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। ये सारे चाहते हैं कि शहबाज शरीफ जो है नवाज शरीफ का बयानिया अपना ले और वो रियासत से और उनसे दूर रहे और तसादुम की शक्ल में रहे, लेकिन शहबाज शरीफ बज़िद हैं कि उन्होंने मुफाहमत करनी है। उन्होंने कहा कि ना पटवारी और ना मौलाना, मतलब ये दोनों जो है रेस में नहीं है। असल रेस में मैं हूँ, पीपल्स पार्टी है और इमरान खान है। फिर उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि लाहौर का अपोजिशन लीडर जो है वो आज़ाद है, हाँ, और सिंध का अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह जो है वो जेल में है। लाहौर का अपोजिशन लीडर जो है वो शहबाज शरीफ है। अच्छा, ये भी वो बिलावल भी डरे हुए हैं कि शहबाज शरीफ जो है एक सफ़े पे आ रहे हैं और एक सफ़े पे वैसे एक तीर से दो निशाने किए हैं, एक शहबाज शरीफ का भी जिक्र किया और हमजा शहबाज का भी किया। हमजा शहबाज पंजाब में ऑपोजिशन लीडर है, उन्होंने दोनों का नाम ले दिया कि फेडरल ऑपोजिशन लीडर और प्रोविंशियल भी बाहर हैं और हमारे जो हैं वो जेल में। लेकिन इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ जो है वो एक सफ़े पे आ रहे हैं और वो कहीं इन है, जिसकी वजह से ये सारे डरे हुए हैं। ठीक है, बेसिकली आपको वही लग रहा है कि अपनी अपनी पोजीशन पक्की करने के लिए इस वक्त सब पॉलिसीज कर रहे हैं, और ऑब्वियसली 2 साल से अब कम वक्त रह जाएगा। जैसे ही सितंबर का आगाज़ होगा और इलेक्शन ईयर हो जाएगा 2023, तो फिर उसकी तैयारी आपको लग रहा है ऐसी है कि 2 साल का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। तो देखते हैं जी आइंदा 2 सालों में क्या पॉलिटिक्स होती है। पाकिस्तान में बहुत बड़ी पार्टीज हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर करनी है आइंदा इलेक्शन से पहले, और ये जो इत्तेहाद है ना नून लीग और पीपल्स पार्टी के, तो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। इस पर सारे सवाल करते कि इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, वो तो क्लियर हो गया कि अब इलेक्शन जो है वो अपने अपने ओन पे अपनी अपनी पार्टी और दूसरी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए लड़े जाएंगे। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे कैसे नौजवान की जो कि 12 साल जिसकी उम्र है, लेकिन उसने काम ऐसा ज़बरदस्त किया कि जो बड़े बड़े लोगों को भी समझ में नहीं आता, और वो ये है कि डिजिटल करेंसी और इसके साथ साथ डिजिटलाइजेशन जिस तरफ वर्ल्ड जा चुकी है उसमें ये मामला पेश आया है। बरतानिया में एक 12 साल का लड़का है, इसने एक ज़बरदस्त काम ये किया है कि इसको कहते हैं जी NFT, नॉन फंजिबल टोकन। उसने वो ईजाद किया जिसे डिजिटल वाउचर्स ऑफ ऑथेंटिसिटी भी कहते हैं, और ये नॉन एक्सचेंजेबल यूनिक एक तरीकाकार है डिजिटल करेंसी का, जिसको उन्होंने अब शुरू कर दिया। अच्छा, शुरू तो कर दिया है बुज़र, आप मेन पॉइंट और जो ब्रेकिंग न्यूज और हेडलाइन है वो ये है कि वो करोड़पति बन गए। आप सोचें, NFTs बेचकर वो करोड़पति बन गए। स्कूल की छुट्टियों के दौरान इसने ये पूरा सिस्टम जो है वो डेवलप करने की कोशिश की, फिर NFTs की मुतादिद तस्वीर की और फिर मार्केट में उसके डिजिटल टोकन फरोख्त कर दिए, जिससे 2,90,000 पाउंड्स की आमद उसको हुई, मतलब आमदन हुई, उसने कमा लिए, और उसके बाद एक पूरा सेटअप बना दिया जो थ्रू आउट अब चलता रहेगा। आमतौर पर खरीदार को हकीकी आर्ट वर्क या उसके जुमला हकूक नहीं दिए जाते, लेकिन उन्होंने पूरा एक सिस्टम डेवलप किया जहां पर आप ऑनलाइन बाइंग कर सकते हैं वाइल यूजिंग दिस करेंसी, और वो जब करेंसी कोई खरीदता है तो पैसे जो हैं वो इस छोटे से बच्चे को, क्यूट से बच्चे को चले जाते हैं, जो कि एक पाकिस्तानी है लेकिन बरतानिया में मकीम है। सो हम उनसे बात करेंगे। बिन्यामिन अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो बिन्यामिन अहमद, कंग्रेचुलेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव डन दिस अमेजिंग वर्क। आई एम सो प्राउड ऑफ you because I cannot understand all these techniques and digital world. How did you manage to do it and you became, billionaire? So I got interested with NFTs earlier this year because you could buy and sell this digital art online. So I watched a few YouTube videos into NFTs and pixel art and created my first collection called Minecraft Yeehaw, which were 40 small little Minecraft characters. Unfortunately, I didn't sell any of them. But I worked on my next collection, Weird Whales, which I generated 3,350 whales. Very nice. And I sold them all out within 9 hours. Very nice. I think it is a great achievement. And since you have learned it from YouTube, so tell us something that how did you have this idea of learning this thing, because it is very unique. So it was just a learning experience. I was never planning to make money, and I just wanted to learn how you could do this stuff. So I made the contract, I made the website, I made the NFTs, and I wrote a thread on Twitter on how I was able to do this. And the thread went viral. People really connected with my story because I was so young.
I think the setup was so amazing that people started, putting their investments in it and buying art. Benjamin, art and this online technology and this online currency, they are also, adult topics that if they knew that 12-year-old is doing it, they wouldn't be trusting you. So who guided you? Who was your support in that? So my dad has a few friends that got into Bitcoin very early, and my dad's friend bought an NFT called a Rare Pepe for $27,000. All right. And I instantly became fascinated. I wanted to learn more. How could you buy and sell these images online? So I did some research. Right. Okay. So you did the research. Okay, Benjamin, just tell us something that since you are working on this digital currency, and we have learned that you don't have any a formal bank account. Why is that so? And how do you work then? Actually, I think I can get a bank account here in the UK, but I've never gone to try and get a bank account, and I just did this project and I made $400,000 without a bank account, and that's all public. That's all public. Wow, that's so amazing. So what's the future plan? Do you want to continue doing that? Is it a network which is gonna run its own, or you have other plans? So in the future, I want to do a picks and shovels business with my brother. I don't want to be known as the Weird Wells kid or be a one-hit wonder. I want to do an infrastructure business. I'm also working on another NFT collection called Non-Fungible Heroes, which are like NFT heroes consisting of your normal average hero and there's some villains. So I'm working with a designer from Marvel, so it'll be interesting to see how that plays out. Very nice, okay. Good luck for that. Benjamin, and I think that since you have worked a lot, and you will definitely work better in business as well. So good luck for your future as well, and I think you have done a great thing. और definitely जी मेरे ख्याल में जैसे बेंजामिन ने हमें बताया है और ऐसे काम किए हैं, मुझे कई चीज़ें तो वैसे डिजिटल की समझ नहीं आती है, ऊपर से डिजिटल करेंसी और ऊपर से इसको बेचना बना देना वाकई बड़ी ज़बरदस्त। लेकिन एक चीज़ अभी पता लग रही है कि इस बच्चे का फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ब्राइट है, जो भी कारोबार करेगा बेहतरीन कारोबार करेगा। बिल्कुल। सो आई थिंक ये इस तरह की स्टोरीज बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल भी होती हैं कि अगर आप में कोई पैशन है और आप कुछ सीख रहे हो, सो जस्ट गो फॉर इट। आपको नहीं पता कि कौन से हॉराइजन्स जो हैं वो आपके लिए खुल जाएंगे। मुझे इस तरह की स्टोरीज वैसे भी बड़ी इंस्पायर करती हैं कि छोटी सी एज में जब आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं एंड यू आर सीरियस अबाउट योर करियर, तो फिर मुझे लगता है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड सेट हो जाता है। जिस तरह बेंजामिन ने बताया है हमारे नासिक को, जिन्होंने सुना बेंजामिन को, वो यूट्यूब पे उन्होंने सिर्फ सीखने के लिए, देखने के लिए चीज़ शुरू की, ये कोई उन्होंने इंटेंशनल नहीं की थी। और आप भी अगर किसी चीज़ में वक्त देते हैं, किसी प्रोडक्टिव चीज़ में वक्त देते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो भी सकती है इन फ्यूचर। आपको नहीं पता होता कि आप उसे सीखें, फिर उसको अगर आप कारामद बनाते हैं तो उससे आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। तो यही बेंजामिन ने भी किया कि उन्होंने कुछ सीखने के लिए, ये कारोबार करने के लिए टेक रिस्क, और आप रिस्क लें तो फिर मूवीज और वीडियोज देखना काफ़ी नहीं है, कुछ सीखने के लिए भी आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत देर पा फायदा भी हो सकता है। इब्रारुल हक ने बोला ना, बेबी शार्क देखते रहते हैं, खाली बेबी शार्क नहीं करना आपने। बच्चों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन की तरफ भी लेके जाएं चीज़ें, और पेरेंट्स का बड़ा इस पे इन्फ्लुएंस होता है। बिल्कुल जी। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, बड़ा प्राउड फील होता है जब आप छोटे छोटे बच्चों की अचीवमेंट्स को डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि दुनिया भर में वो किस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अफसोस होता है कि जब अपने मुल्क में छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं और उनसे क्या क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, यकीन जानिए एकदम दिल डर जाता है कि हमारा मुल्क जो है वो कहाँ स्टैंड कर। बिल्कुल। और स्पेसिफिकली अगर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, तो पाकिस्तान में तरक्की बिल्कुल नहीं हुई है, बड़े मसाइल हैं। और इसमें एक बहुत ही एग्जाम्पल बदतरीन ये सामने है कि चूड़िया में एक TH अस्पताल है जहाँ पर इमरजेंसी में एक कम उम्र बच्चा मरीजों को इंजेक्शन लगाने और फिर ट्रीटमेंट करने में मसरूफ़ है, और ये बच्चे की मरीजों को इंजेक्शन लगाने की वीडियो भी वायरल हुई है और ये नज़र भी आ रहा है कि ऐसा हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये वायरल हुई है। और इसमें हमने ये देखा कि किस तरह परेशानी का बायस है हमारे इस सिस्टम के लिए, जिसमें बच्चे जो कि जिनके पास न सर्टिफिकेट है और वो उम्र भी उसकी छोटी सी है, और मतलब कोई ये नहीं है कि 18 साल से बड़ी उम्र का कोई लड़का था, ऐसा नहीं, कोई कंपाउंडर है, वो उसको कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, बच्चा छोटा सारा वो ये काम कर रहा है जो कि इंतहाई परेशान कौन है हमारे सिस्टम के लिए। ये वो बच्चा है जो वहाँ पर एज कंपाउंडर काम कर रहा था और इंजेक्शन भी लगा रहा था, ट्रीटमेंट भी दे रहा था। हमारे रिपोर्टर रिजवान असलम से पूरी कहानी जानते हैं। रिजवान, बताइएगा ये पूरा मामला है क्या?
बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चुनिया THQ हॉस्पिटल में। यहाँ पर डॉक्टर और नर्सेज की गफलत की वजह से आने वाले मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मरीज़ों से जब हमारी बात हुई, उनका कहना था कि जब हम डॉक्टर या नर्सेज को चेकअप के लिए कहते हैं तो वो मोबाइल में ही मसरूफ़ हो जाते हैं। और इसके अलावा जब हमारी उनसे और भी बात हुई तो उनका कहना था कि 14 से 15 साल के बच्चे यहाँ पर ब्लड चेक करने और इंजेक्शन लगाने में मसरूफ़ होते हैं। उनका DC कसूर और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि THQ चुनिया पे फौरी तौर पे नोटिस लिया जाए। इंतहाई अफसोसनाक ये रवैया। रिजवान, आपका शुक्रिया कि आपने ये खबर जो है वो देखी और उसके ऊपर आपने बात भी की, हमें बताया डिटेल। और सिविल, मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत से ऑपरेशन हमने देखे जिसमें कई दफ़ा ऑपरेशन में गफलत की वजह से इंसानी जानें चली जाती हैं। ऑपरेशन के बाद ये मालूम होता है कि अंदर कपड़ा रह गया, अंदर कैंची रह गई, और ये वाक़या 50 साल पहले की नहीं है, आज दिनों में ऐसे होता है। एक्चुअली सर्टिफाइड डॉक्टर्स जिनसे ये गलती होती है, और इमरजेंसी के अंदर जहाँ पर पेशेंट वैसे ही वनरेबल सिचुएशन में आते हैं, अगर एक बच्चा और अनसर्टिफाइड पर्सन वहां पर ट्रीट कर रहा हो तो कितना बड़ा सवालिया निशान है। हम कोएक्स के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए देखते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट को आताई डॉक्टरों को पकड़ते हुए देखते हैं, आपके अपने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के अंदर ये हरकतें हो रही हैं। इस पर हम बात करेंगे जी। इंतहाई संगीन ये गलती है। CEO हेल्थ कसूर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अजहर अब्बास नकवी, उनसे अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, ये जो पूरा मामला है इंतहाई अफसोसनाक भी है और इंतहाई तशवीश का भी है कि कैसे एक हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एक बच्चा इमरजेंसी में मरीजों को ट्रीट कर रहा है। नहीं, ये बात मेरे इल्म में आई थी जब ये हमारे एक दोस्त ने इसकी तरफ मेरी तवज्जो दिलाई थी। मुझे आए हुए भी रिसेंटली अभी 1 माह भी नहीं हुआ, तो इस मैटर को हमने टेकअप किया हुआ है। ये जो VTI स्टूडेंट्स के हवाले से है, तो हम अपने 2 THQ जो है उसमें इनको बैन कर चुके हैं। आज भी मैं एक THQ के विजिट पे हूँ, तो उसके बाद जनरल ऑर्डर के तहत हम इनको बैन कर रहे हैं VTI स्टूडेंट्स में। और अगर गवर्नमेंट इनको बाद में हमारे सेक्रेटरी साहब की तरफ से कोई इजाजत आ जाती है तो उसमें फिर हम इसको टेकअप करेंगे। अगर वो अलाउ कर देते हैं तो फिर ठीक है, अगर अदरवाइज हम अपने लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनको बैन कर रहे हैं। MOU साइन नहीं हो जाता। नकवी साहब, ये क्या आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये क्या ऑन ड्यूटी रहते हैं ऐसे बच्चे, मतलब यंग जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, तो किस अथॉरिटी से वो काम कर रहे थे? इसमें ऐसा है कि ये जो हमारे VTI कॉलेजेस बने हुए हैं ना, ऑल ओवर पंजाब बने हुए हैं जी जी। और इनके मौजूदा इनके जो कंसर्न THQ DHQ होते हैं, वहाँ के MS के साथ इनकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। इनका 1 साल का कोर्स होता है जिसमें से ये 6 माह हमारे साथ अटैच रहते हैं हॉस्पिटल्स के। 6 माह इनकी जो है वो वैसे क्लासेस है, लेकिन उसमें भी हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में ये अब बैन कर दिए हैं। जब तक के गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आएंगी, VTI स्टूडेंट्स को हम अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आप ये तो मानते हैं ना, इंतहाई तशवीशनाक ये बात है कि वो स्टूडेंट है, वो अभी 1 साल का जो मेडिकल कोर्स वो पढ़ते हैं वो कर रहे हैं और इमरजेंसी में मरीजों को ट्रीट कर रहा है, तो वहाँ के स्टाफ के हवाले से भी बड़ी कंप्लेंट्स हैं कि वो इमरजेंसी में स्टाफ मोबाइल पर रहता है, वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होता, जिसकी वजह से इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को देखना पड़ता है, पेशेंट्स को। नहीं, ये आपकी बात ठीक है। कुछ इस तरह की कुछ कंप्लेंट्स डिस्ट्रिक्ट में से आई थी, तो उसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। कुछ टाइम लगेगा होपफुली इंशाल्लाह, लेकिन 1 से 2 माह में आपको इसमें बेहतरी नजर आएगी सिस्टम में। अब ये बताइएगा नकवी साहब कि आपने कहा कि कंप्लेंट्स आई हैं, इशू क्या है? डॉक्टर्स जो स्टाफ होता है वहाँ पर क्यों नहीं मौजूद होता? उनको चेक करने का क्या मैकेनिज्म है? क्या वीडियो, मतलब उनके कुछ CCTV कैमरास लगाएंगे? किस तरह करेंगे? आप हर वक्त छापे तो नहीं मार सकते ना आपकी डिपार्टमेंट? नहीं, उसमें देखें बेसिकली तो टीयर बने हुए हैं ना चेकिंग के, मतलब MO ड्यूटी पे है, उसके बाद जो है फर्दर उसके बाद DMS है, MS है, हमारे डिप्टी DHO हैं, DHO हैं, देन CO है। ये 5-6 टीयर होते हैं चेकिंग के। तो ये सारे जब एक्टिव हो जाएंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करने लग जाएंगे, तो ये इंशाल्लाह जो कंप्लेंट्स हैं ये ठीक हो जाएंगी। तो इस पे हम काम कर रहे हैं। मुझे कोई 25 दिन हुए हैं ज्वाइन किए हुए, तो फर्दर 1-2 माह में इंशाल्लाह हम इसको जो है इम्प्रूव भी करेंगे और ये कंप्लेंट्स भी जो है इनको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अच्छा CEO साहब, इस सेक्टर से बड़ी कंप्लेंट्स ऑलरेडी भी आ रही थी और आपने कहा कि आपको आए हुए 1 महीना हुआ, लेकिन आपने बहुत से खुद भी इल्जामात आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, आपको एक्यूज किया जा रहा है बहुत सी चीज़ों की वजह से, उन पर आप क्या कहेंगे? आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स। उसमें देखें, सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि इस 1 माह में जो लोग इधर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, आपके जो जर्नलिस्ट हैं या बाकी लोग, उनको पता है मेरे वर्किंग स्टाइल का। तो लोगों से ये कहना कि वो अपने हिस्से का काम करें या अपनी ड्यूटियां करें, तो ये मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं है। तो जो लोग काम नहीं करना चाहते या जो लोग काम नहीं करते, तो उसमें ये इशू हमारे आता है कि जब उनको पता चलता है कि अब हमें काम करना पड़ेगा, तो उसमें ये हथकंडे फिर इस्तेमाल होते हैं।
कि ये हो गया और हमें ये कर दिया, मतलब ऐसी जो भी कंप्लेन उनकी तरफ से जो इल्जाम हैं वो मतलब मैं उनको टोटली आपको सामने उनको डिनाई करता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना मेरी आदत है कोई गाली गलौज करने की, ना कोई और है। एडमिनिस्ट्रेटिवली सख्ती जरूर है, वो हमने करनी है और मैं करता रहूंगा, ताकि जैसे अभी आपने कहा कि ये कंप्लेंट्स आ रही हैं तो इनको रिजॉल्व करने का एक इशू है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको जो है वो जो इस तरह के एलिमेंट है उनको क्रश किया जाए। और जिन डॉक्टर्स का नाम सामने आ रहा है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उनमें देखें डॉक्टर्स का तो जो है वो नहीं होगा। किस हवाले से, ये जो आप चूनिया की बात कर रहे हैं? जी चूनिया की। हाँ, THK हॉस्पिटल के डॉक्टर सादिया रियाज जो MS हैं, अब वो देखें उसके हवाले से वो क्योंकि डिपार्टमेंटल और पॉलिसी इश्यूज हैं उस पर काम हो रहा है। मैं डिटेल्स शायद अभी आपसे शेयर ना कर सकूं, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उस पर काम हो रहा है और बहुत जल्दी जो है उसका रिजल्ट जो है वो आपको नजर आएगा। तो ये बताइएगा, जिस तरह से इस वक्त मरीज वहाँ पर परेशान थे, वीडियोस भी आ रही हैं, वो लड़के की भी वीडियो देखी, आपने भी देखी होगी, इस सिचुएशन में अगर किसी की जान चली गई होती, कोई मसला हो जाता, क्योंकि आपको पता है इंजेक्शन लगाना, गलत इंजेक्शन लगाने से क्या हो सकता है, तो उस पर भी लोगों ने वहाँ पर एहतजाज भी किया, बड़ी परेशानी है, तो इसको कैसे आपने हैंडल किया और क्या जवाब दिया फिर आपने? देखिए वो हमने जो है अपने जो MS हैं वहाँ पे उनको ही डायरेक्शन पास करनी होती है। अपने हमारे डिप्टी DHO हैं जो चूनिया के और इधर पतोकी में, हमने उनको स्पेशली डायरेक्शंस पास किए हैं कि वो ऑफ एंड ऑन जो है वो हमारे TH को उसको चेक करें। जैसे अभी कल हमारे डिप्टी DHO TH पतोकी को चेक करके गए थे और मैं इस वक्त TH पतोकी में ही बैठा हूँ, तो डेली बेसिस पे हमारी जो टीमें हैं और मैं खुद भी उसमें हूँ, उसको हम चेक करते हैं। मैकेनिज्म चेकिंग का बेहतर कर रहे हैं। जब डॉक्टर्स की जो प्रेजेंस है वो इंश्योर हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली कंप्लेंट्स जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। और ये इंश्योर करना जिम्मेदारी है हेल्थ डिपार्टमेंट की। उम्मीद करते हैं कि ये इंश्योर भी हो कि डॉक्टर्स वहाँ मौजूद हों, मोबाइल फ़ोन पर वक्त ज़ाया ना करें और जो मरीज़ हैं उनको वो चेक करें, जो कि उनकी ड्यूटी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजहर अब्बास नकवी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और भैया यहाँ पर के मतलब एक आप इमरजेंसी में बैठे हैं, एक डॉक्टर हैं आप स्टाफ हैं और आपने वहाँ पर मौजूद होकर अगर आपने मोबाइल पर वीडियो गेम्स या सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है तो फिर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए अपनी जॉब पे, क्योंकि आप जानों से खेल रहे हैं वहाँ पर। बिल्कुल, और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ता है कुछ पोस्ट पर, कुछ जगहों पर। डॉक्टर्स उनमें से एक हैं और अगर डॉक्टर्स ही इस तरह की नाअहली और नालायकी दिखा रहे होंगे तो फिर इससे बेहतर वो घर ही बैठे रहें। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ जी हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली खबर की तरफ चलेंगे और अभी आपको बताएंगे कि दुनिया का पहला खुदकार इलेक्ट्रिक बहरी जहाज तैयार कर लिया गया है। जहरीले मादों के खराज से फिजा को जहर आलूद से बचाने के लिए ये पहला खुदकार इलेक्ट्रिक बहरी जहाज नॉर्वे में, तो यानी कि पाकिस्तान में तो अभी इलेक्ट्रिक बाइक्स बनने जा रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आएंगी, जिसके बाद पाकिस्तान में एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम जा रहे हैं उस तरफ। लेकिन दुनिया में चूंकि ये काम हो चुका है ऑलरेडी और अब वो बहरी जहाज की तरफ भी पहुंच चुके हैं, तो हम थोड़े पीछे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, शायद पहुंच जाएंगे। मार्जिन देना चाहिए। हम इन इश्यूज से लड़ रहे हैं जहां पर एक अंडर एज स्टूडेंट BDS का पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है। हम उस एज में रह रहे हैं। बहरहाल जी, रवां साल के आखिर में ये कार्गो सफर पर रवाना हो जाएगा। सिफर कार्बन अखराज के साथ ये बहरी जहाज हवा को किसी भी तरह से आलूदा नहीं होने देगा और इसके साथ साथ जहरीले कीमियात से इस्तेमाल से भी उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और इस जहाज में बगैर अमले और ईंधन के खुदकार तरीके से भी चल सकता है। इब्तदाई तौर पर कंटेनर्स और दीगर सामान यानी कि इंसानों को लेकर नहीं जाया जाएगा, क्रेनों और इंसानों की मदद से लोड किया जाएगा शुरू में, लेकिन बाद में इसको ऑटोमेटिक भी चलाया जा सकता है और अगले मरहले में इंसानी अमल दखल बिल्कुल खत्म हो जाएगा और मशीनों के जरिए तमाम काम खुद किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक बहरी जहाज होगा, इलेक्ट्रिकली रोबोट्स के जरिए सामान मुंतकिल होगा, इंसानों की इसमें ज़रूरत नहीं होगी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है जो कि मेरे ख्याल में तब्दील होती दुनिया में एक बड़ा संग मील साबित होगा। बिल्कुल। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना और इसमें बहुत सा काम हो रहा है इस वक्त डिजिटल वर्ल्ड में, क्योंकि उससे कमाने के बहुत आसान तरीके भी हैं, लेकिन थोड़े टेक्निकल होते हैं। इसलिए आप अगर उस पर काम करें तो फिर बड़े आसानी से आप पैसे कमा सकते हैं। और हमने इसमें बहुत से प्रोग्राम्स किए जिसमें हमने अमेज़ॉन और दीगर ऑनलाइन सर्विसेज के ज़रिए पैसे कमाने के तरीके बताए। आपको उन एक्सपर्ट से पूछे और उन्होंने आपको ये बताया और समझाया भी कि किस तरह से आप आसानी से आजकल की दुनिया में ये काम कर सकते हो। ऐसा ही किया जी पाकिस्तान के एक नौजवान है, 16 साल का ये लड़का है, यंग है, लेकिन महीने के लाखों कमा रहा है अमेज़ॉन के जरिए अपनी प्रोवाइड कर। बिल्कुल, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कैसे उसने ये स्टार्ट किया, एंड वी रियली अप्रिशिएट। जैसे हम जिक्र करते हैं अभी, जैसे बिन्यामिन से आपकी मुलाकात कराई तो वो यूके में बैठकर ये करें, बट पाकिस्तान में बैठकर भी लोग इतनी इंटरेस्ट के साथ अपना सेटअप इतनी अर्ली एज में शुरू कर लेते हैं। सलमान गौरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम अस्सलाम।
सलमान, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इतनी सी उम्र में माशाल्लाह आप लाखों कमा रहे हैं और एक ऐसे वर्ल्ड में, एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जिनको आसानी से लोग समझ भी नहीं पाते हैं, कैसे स्टार्ट किया आपने? मेरी जर्नी स्टार्ट मैंने 2019 में करी थी। पहले मैं कंटेंट राइटिंग करता था, वेबसाइट्स के लिए आर्टिकल, स्टोरीज वगैरह। बट उसके साथ साथ ना मुझे रियलाइज होता था कि यार कुछ और करा जा सकता है। आई एम नॉट बिल्ड फॉर ऑल ऑफ दिस, क्योंकि उसमें टाइम भी ज्यादा लगता था और उसमें किसी को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होता है राइटिंग जब आप करते हैं। सही बात है। तो फिर मेरे कजिन है, उन्होंने मुझे अमेज़न से इंट्रोड्यूस कराया था। वो खुद एक अमेज़न सेलर है। तो उसके बाद फिर मेरे पास दो चॉइसेस थी जब मैं कोर्स चूज कर रहा था, या तो मैं पीएल कर सकता था या फिर मैं सर्विसेज ऑफर कर सकता था। पीएल का उस वक्त कोई हमारे पास बूट कैंप मौजूद नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने बीए के कोर्स में एनरोल किया था। ठीक है। और वो जर्नी फिर तब से ऐसी ही चल रही है। सही है। तो बेसिकली आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कोई चीज़ बेचते नहीं हैं, लेकिन आप मतलब अपना आपको इस तरह से जो चीज़ों को बेचने का तरीका का डिफरेंट है और ये सर्विसेज प्रोवाइड करने का तरीका का डिफरेंट है। तो ये बताइएगा, थोड़ा एक्सप्लेन भी कीजिएगा कि क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कैसे काम किया जा सकता है, और इतनी यंग एज में आपसे मतलब क्या क्या सर्विसेज दुनिया ले रही है जिससे आप ये माशाल्लाह लाखों कमा रहे हैं? असल में अमेज़न का ना डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स होते हैं। हाँ। हर बिजनेस मॉडल की सर्विसेज अलग होती हैं। होलसेल, पीएल में क्या होता है, आपको अपना ब्रांड बनाना होता है, आपकी एक नई आइडेंटिटी बनती है, नई एंटिटी फॉर्म होती है, नई प्रेजेंस आती है। वो मुश्किल होता है क्योंकि आजकल की वर्ल्ड में ब्रांड का एक नाम बनाना इतना आसान नहीं है। होलसेल में तो आप किसी और के एग्जिस्टिंग ब्रांड को, किसी और का वेल डेवलप्ड ब्रांड को रीसेल कर रहे होते हैं, तो वो इट्स वे मोर इजियर देन पीएल। हमारी सर्विसेज में काफी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अगर पीएल की बात करें तो प्रोडक्ट रिसर्च होती है, सोर्सिंग फ्रॉम चाइना होती है, पीपीसी की सर्विसेज होती हैं। पीपीसी अमेज़न का पे पर क्लिक है, उसमें जैसे फेसबुक की मार्केटिंग होती है वैसे ही अमेज़न की अपनी मार्केटिंग के लिए पीपीसी होता है। जबरदस्त। और आपने ये सारा कुछ सीखा, ना सिर्फ सीखा बल्कि अपना सेटअप जो है वो शुरू भी कर दिया। चूँकि लोगों को ये लगता है नॉर्मली कि अमेज़न चूँकि यहाँ पे सेलिंग उस तरह से नहीं अवेलेबल, सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो शायद हम उसके लिए काम नहीं कर सकते, और अब ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ता भी जा रहा है। लेकिन सलमान, ये बताइएगा, क्या ये आसान है? हु हैज़ इंटरेस्ट इन अमेज़न और इस सेक्टर में, क्या आपको लगता है कि उसके लिए स्टार्टअप आसान हो जाएगा अगर वो सीखता चला जाए? देखें, ये बहुत आसान है और ये बहुत मुश्किल है। ये दोनों जो सेंटेंसेस है ना, ये दोनों इन दोनों में कोई रियलिटी नहीं है। आपकी रियलिटी वो होती है जिस पर आप बिलीव करते हैं आज, वो कल आपकी रियलिटी बन जाती है। अब आपकी डेडिकेशन और आपका इंटरेस्ट ये डिसाइड करेगा कि ये आसान है या मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा ये बहुत आसान है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये बहुत मुश्किल है, बट एक बच्चा कर सकता है तो कोई और क्यों नहीं कर सकता? डेफिनेटली, बिल्कुल। लेकिन आप माशाल्लाह जीनियस बच्चे हैं, बच्चों वाली बातें नहीं कर रहे, आप अच्छी खासी मैच्योर बातें कर रहे हो, मोटिवेशनल स्पीकर वाली बातें कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बताइएगा सलमान, अगर कोई आना चाहता है, क्योंकि आप चूँकि इसमें ऑलरेडी हैं, तो गाइड करें अपने से छोटों को भी, बड़ों को भी, हमें भी आप गाइड करें, थोड़ा बताएं कि कैसे इसको सीखा जाए। क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, आपने कहा कि अगर कोई भी करे तो कर सकता है, इसमें कोई इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा गाइड करें कैसे इसमें आएँ, क्या सीखें, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं जो कि समझनी चाहिए बेसिक स्टार्टअप के लिए। अच्छा, हमारा एक फेसबुक पे ग्रुप है ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स के नाम से। वहीं से उन्हीं का एनेबलर्स का मैंने कोर्स किया था 2020 में। अब तो वो हमारी फैमिली काफी ग्रो कर गई है। वी हैव ऑलमोस्ट 9 लाख मेंबर्स इन आवर ग्रुप। तो वहाँ पे हर कोई अपनी नॉलेज शेयर करता है ग्रुप्स में। आप पेड कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते तो वी हैव ईवीएस एज वेल। ईवीएस पाकिस्तानी के लिए फ्री है और उस पे 200 से ज्यादा इनकम स्ट्रीम है। आप सीख कर कोई सी भी सर्विस सेल कर सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल। और हाँ, ये बस यही है। अच्छा सलमान, शुरू में आपकी स्टोरी में हमने ये भी पढ़ा कि आपके फादर ने आपको सपोर्ट नहीं किया था और उन्होंने कहा कि अभी बच्चे हो और नहीं आगे जा सकते, या उस तरह से सपोर्टिव नहीं थे। इस बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरे फादर की सबसे ज्यादा सपोर्ट थी, क्योंकि असल में मुझे पुश उन्होंने किया था कि अपनी जिंदगी के साथ कुछ करो। अच्छा। क्योंकि मैं हर वक्त ना बस स्कूल से आना था, मैंने कोचिंग जाना था, कोचिंग से आके सिर्फ मैंने नेटफ्लिक्स देखना था और कुछ भी नहीं। तो उन्हें ये चीज ना शुरू से ही बुरी लगती थी। उन्हें बस ये था कि मैं कुछ कर लूं। तो उनकी सबसे ज्यादा अच्छा, उनकी सबसे ज्यादा टाइम ज़ाया समझते थे, शायद ऑनलाइन बैठा टाइम ज़ाया कर रहा है, लेकिन असल में वो चाहते थे कुछ करना है तो फिर करो, टाइम ज़ाया ना करो, ये चाह रहे थे।
तो फिर ये बताएं कि चूंकि चले आपके फादर ने तो आपको सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि कुछ करो, पुश किया आपको कि आप काम ये करें। हाँ। लेकिन जब 16 साल का आपका सर्विस प्रोवाइडर हो तो फिर थोड़ा सा अगर कोई बिजनेस ओनर है या काम करना चाहता है, वो ट्रस्ट नहीं करता कि यार ये बच्चा है, इससे क्या सर्विसेज लेनी, तो आपको कुछ मुश्किलात आई लोगों का ट्रस्ट बढ़ाने के लिए कि आप वो ट्रस्ट करें और फिर आपसे सर्विसेज लें? असल में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी एज ही मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी। हाँ। क्योंकि यूजुअली हम चैट पर बात नहीं करते, हम वीडियो कॉल्स पे बात करते हैं या फिर कॉल्स पे बात करते हैं, तो आवाज से मैं वैसे भी छोटा लगता हूँ। हाँ। और वीडियो कॉल में तो मैं वैसे और छोटा, नजर भी छोटे से आते हैं। तो बस यही प्रॉब्लम थी। तो उसमें मैंने करा ये कि फाइवर एक प्लेटफॉर्म है सर, उसका फ्रीलांसिंग था। मैं उनको कहता था कि आप प्रोजेक्ट उधर ले जाएं, मुझे आप उधर ऑर्डर दे दें, मैं आपको ऑर्डर डिलीवर कर दूंगा, आपको पसंद ना आए तो आप फाइवर से जाके केस खुलवा सकते हैं, आप अपने पैसे भी वापस ले सकते हैं। मुझे सस्पेंड करा देगा, कराना हो। बिल्कुल सही। तो यानी कि बहुत सी डिफिकल्टीज आपको आई आपकी एज के हवाले से? बिल्कुल। सो अब स्मूथ हो गया है अब चीजें, क्योंकि आपको 3 साल हो गए ऑलमोस्ट ये करते हुए। आपके साथ और कितने लोग लिंक्ड हैं इस पूरे काम में? मेरी टीम 11 लोगों की है और 12 मैं खुद हूँ। अच्छा, जबरदस्त, वेरी नाइस। अपना कमा नहीं रहे बल्कि एक एंटरप्रेन्योर भी बन गए हैं और लोगों को अपने साथ गाइड भी कर रहे हैं। अब तो बता रहे हैं कि आगे भी काम करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो उनके फेसबुक पेज पे आप जिस तरह सुना तो आप अगर ज्वाइन करें तो फिर आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। सलमान खौरी, आपको गुड लक और आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतने ज़बरदस्त टैलेंटेड बच्चे हैं और मेरे ख्याल में इनसे सीखना चाहिए जी कि डिजिटल वर्ल्ड है और इसमें बाकी जो डिजिटल गैप अगर कोई नहीं फिल कर पा रहा तो वो पीछे रह जाएगा। ये दुनिया है, डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें आप काम करें, डिजिटली अगर आप इक्विप्ड हैं तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि हम जब इस एज के थे हमें ABC भी नहीं पता थी आई थिंक इस डिजिटल वर्ल्ड। बिल्कुल, लेकिन अब चूंकि ये आ चुकी है तो इसकी ABC सीखने का वक्त आ चुका है। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। आजकल पाकिस्तानी बड़ी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें कर रहे हैं और बड़ी डिफरेंट और यूनिक चीज़ें भी कर रहे हैं, जब कभी कभी हमें बड़ी खुशी भी होती है कि दुनिया में एक्चुअली पाकिस्तान जो है वो अपना मकाम भी बना रहा है और लोग जो है वो नए नए रिस्क और नए नए एडवेंचर्स भी कर रहे हैं। और टूरिज्म में तो वैसे पाकिस्तान बहुत काम कर रहा है और पाकिस्तानी टूरिज्म प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान ने बहुत काम, तो पैदल सफ़र कर रहा है, कोई वैसे ही पाकिस्तान को बेहतर दिखाने के लिए मोटरसाइकिल दिखा रहे हैं, साइकिल्स पे दिखा रहे हैं। और अब ये हैं नौजवान जिन्होंने स्केट्स पर खुंजराब से इस्लामाबाद का सफ़र तय किया है और खूबसूरत पाकिस्तान का नज़ारा उन्होंने स्केट्स के ज़रिए किया और उनकी ये वीडियोस उनके दोस्त ने बाइक पर बनाई और ये टोटल सफ़र उन्होंने 4 दिन में मुकम्मल किया है। बड़ा ज़बरदस्त डेफिनेटली ये रहा होगा। 8 से 50 किलोमीटर का टोटल सफ़र था जो कि उनका टारगेट था उन्होंने पूरा करना। अच्छा, बड़ा ख़तरनाक भी था ये, मैं कहूँगी, क्योंकि डबल रोड तो है ये और रोड भी आप देख रहे हैं कि उसकी कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वहीं पर तेज़ गाड़ियाँ भी चल रही होती हैं और ट्रैफिक भी जारी होती है। इनसे हम जानेंगे कि इनका ये पूरा सफ़र कैसा रहा। और जो हम सिल्क रूट का जिक्र करते हैं, कराकोरम हाईवे की खूबसूरती का जिक्र करते हैं, तो वो इनकी पूरी वीडियोस में नजर आ रहा है कि ये स्केट के जरिए हमें खूबसूरत पाकिस्तान दिखा रहे हैं। मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। बिलाल आपको अगर आवाज आ रही है तो वी रियली अप्रिशिएट, आपने बड़ा जबरदस्त ये काम किया, लेकिन आई मस्ट से कि ये बड़ा रिस्की भी था और बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि एडवेंचरस तो था लेकिन थोड़ा डेंजरस भी था। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं नॉर्दर्न एरियाज में गया और मैंने इतनी बड़ी जो है ना अचीवमेंट स्केटिंग राइड की है 850 किलोमीटर, तो मेरा बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। और जब मैं जा रहा था तो मेरा जाते हुए दिल में यही डर था कि भाई मैंने कहा ये नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रैक्टिस और मेहनत की वजह से जो है ना ये टारगेट में हमने अचीव कर लिया। वेरी नाइस और बड़ा ज़बरदस्त अचीवमेंट है जी। बिलाल, तो बताइएगा, आपने कहा कि प्रैक्टिस भी की और आपने टारगेट सेट किया, यानी कि आपने आइडिया बनाया हुआ था कि आपने ये करना है, तो प्रैक्टिस कैसे की? 4 साल से जी 4 साल से हमने अपने आप को रेडी किया, बिकॉज ये इतनी बड़ी अचीवमेंट कोई बच्चों वाला गेम नहीं है। डेली में 100 to 150 किलोमीटर स्केटिंग करता था और वहां से आते हुए सारी डाउन हिल है सिवाय वो और चढ़ाइयों के, क्योंकि चढ़ाइयों पे हमारा ज्यादा टाइम लगता और जब डाउन हिल होती तो वो सारी जो थकावट होती थी बॉडी की वो जो है ना खत्म हो जाती। और एकदम जब हम स्केटिंग स्टार्ट करते
दिल ही नहीं करता जो है ना स्केटिंग पर कम से कम 12 से 13 घंटे जो है ना मैं मुसलसल स्केटिंग करता। अरे जबरदस्त, और उसके लिए स्टेमिना जितना चाहिए डेफिनेटली आपने उसके लिए ट्रेनिंग भी की होगी, तैयारी भी की होगी। अच्छा बिलाल, आपके इस पूरे एडवेंचर से ना पाकिस्तान को 2-3 फायदे हुए हैं। सबसे पहला फायदा तो ये कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त है इस रूट का, जिसकी तारीफ दुनिया में होती है, और कराकरम हाईवे दुनिया की वन ऑफ द टॉप ब्यूटीफुल रोड्स में कंसीडर की जाती है। दूसरा सेफ्टी के बड़ा सिक्योर है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी नजर आया। तीसरा सीनरी आपने दिखाई कि पाकिस्तान प्यारा है। जी जी बहुत प्यारा है। मैं तो समझ रहा था कि मैं तो कोई दूसरी दुनिया में आ गई, इतनी मजे की वो हाईवेज है। सिवाय 2-3 जगहों में ऐसा है, कुछ जगह पर लैंड स्लाइडिंग हुई तो एक जगह खराब है बस, और इतनी मजे की स्मूथली रोड है कि बंदा कहते कि भाई मैं तो किसी दूसरी दुनिया में कोई फॉरेन कंट्री में आ गया। इतनी जबरदस्त जो है ना रोड है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और डिफरेंट मौसम है, हर इलाके का अपना मौसम है, अपना मजे, अपनी हॉस्पिटैलिटी है। काफी यहाँ के लोग जो है ना फ्रेंडली हैं और बहुत मुझे मजा आया। डेफिनेटली पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है और इसी को प्रमोट करने के लिए टूरिज्म जो हमारी इंडस्ट्री है वो इस पर काम भी बहुत कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी काम कर रही है और आप भी अपना पूरा हिस्सा डाल रहे हैं, जैसे ज़बरदस्त आपने ये इनिशिएटिव लिया है। तो बिलाल, आपको आइडिया कैसे आया था? आपने कहा मैं पहली दफ़ा गया, पहली दफ़ा ही आपने इतना ज़बरदस्त काम कर दिया। मतलब पहली तो प्रैक्टिस होती है वो तो आपने कर ली, लेकिन आइडिया कैसे आया कि आपने यूँ जाना है और खुंजराब पे मतलब वापस आना है? कैसे किया, सोचा? मैं तकरीबन 16 साल से स्केटिंग कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने काफी अचीवमेंट किए। मैंने मार्गला डाउन हिल किया, मरी डाउन हिल किया है। हम इस्लामाबाद टू लाहौर जो है ना गए हैं, 300 किलोमीटर वो हमने किया था। और उसके बाद मेरा यही टारगेट था, मैंने कहा यही करूंगा और आइंदा भी टूरिज्म के लिए इस तरह की मैं वीडियोस बनाऊंगा और पाकिस्तान की खूबसूरती दुनिया को दिखाऊंगा। क्योंकि हमारे नौजवान बच्चे खेल के मैदान में किसी पीछे नहीं, लेकिन इनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर अपना टैलेंट शो करे और पाकिस्तान का पुराना चेहरा दुनिया को दिखा सके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बिलाल, मैं अभी रिसेंटली खंजराब पास से होकर आई हूँ। बड़ी स्टीप कर्व्स हैं, बड़ा एक तो चढ़ाई भी है, उतराई भी है, और फिर स्पेशली हुंजा से खंजराब पास जाते हुए रोड काफ़ी, जिसे कहते हैं ना कि लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है और बहुत से पत्थर गिर जाते हैं, ऐसे ही मौसम ऐसा है वहाँ का। तो मुश्किल और डर नहीं लगा? क्योंकि व्हीकल में कहीं समहाउ गाड़ी में हो या किसी बस में हो तो आप अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर फील करते हो, आप ऑन रोड अवेलेबल हो, आगे से गाड़ी भी आ रही है खुदा ना खास्ता, तो वो भी बड़ा डेंजरस होता है। डेफिनेटली जिस तरह हम जाते हैं तो हम ये सारे जो है ना कैलकुलेशन करके जाते हैं। सेफ्टी मेजर्स को हम आगे रखते हैं, ब्रेक्स को लाइक स्केट्स में ब्रेक होने चाहिए, एक नहीं 3-4 ब्रेक्स होने चाहिए, अपने साथ लेके जाते हैं। और दूसरा रोड को भी देखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ये टारगेट कर रहा था, माइंड में ये था, मैंने कहा यार मौसम खराब होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे रास्ते जो है ना बहुत जबरदस्त, मौसम भी अच्छा रहा और आपका तो ये हमें बहुत फायदा हुआ। अगर मौसम खराब हो तो ये टारगेट पर उस तरह जो है ना अचीव नहीं था। कम से कम हफ्ता 2 हफ्ते आराम से हमारे लग जाते हैं, क्योंकि जब रोड स्लिपरी होती है आप स्केटिंग उस तरह कर नहीं सकते। बिल्कुल सही। तो बिलाल, आप ये बताएं कि चूंकि आपकी वीडियोस बनाई आपके साथ जो आपके दोस्त थे जिन्होंने आपको कंपनी किया, वो उनके बारे में बताइएगा ना थोड़ा सा कि कैसे आपने सफर किया। आप स्केट्स पे थे, वो बाइक पे थे, वो कहते नहीं होंगे जल्दी चलाओ, आप कहते होंगे रुको मैं अभी पीछे हूँ, किस तरह मैनेज किया? क्योंकि जो स्केट्स होती है वो ज्यादा स्पीडी होते हैं बनिस्बत बाइक गाड़ी के। मैं उनसे हमेशा आगे निकलता था। वो कहते कि भाई तुम थोड़ा सा ब्रेक लगाओ, आराम से चलो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई अब एक चीज इतनी इसकी स्पीड है तो आप लोग जो है ना अपने आप को पहुंचा। अक्सर जो है ना वो गाड़ियों से मैं आगे निकल जाता, बिकॉज गाड़ियां बड़ी वो एहतियात। हमारा स्केट्स में जो ब्रेक होती है वो बहुत गाड़ी और बाइक से बनिस्बत वो ज्यादा जो है ना आपको जल्दी रोक लेता है। तो इस वजह से हमेशा मुझसे पीछे रहते और मैं उनके आगे आगे चलता। जबरदस्त जी, जबरदस्त। बिलाल, गुड लक फॉर फ्यूचर एडवेंचर्स। आई होप कि आप इसी तरह से अपने एडवेंचर्स के जरिए पाकिस्तान को प्रमोट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। लेकिन आपकी एक वो वीडियो में कोट पहना हुआ था, लॉन्ग कोट, और वो उड़ा था तो ऐसा लग रहा था सुपरमैन किया है। बड़ी जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को प्रमोट किया और ये काम वो पहले भी कर चुके हैं और आइंदा भी जारी रखेंगे। तो गुड लक मोहम्मद बिलाल आपको। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और एक इशू जो कि लाहौर में गुज़श्ता चंद दिन से चल रहा है और अभी तक हल नहीं हो सका, वो है जो मेट्रो बस मुलाजमीन का, और इसकी वजह से वो एहतजाज भी कर रहे हैं। मेट्रो बस में भी जो तातुल है उसकी वो भी जारी है और मुलाजमीन अभी जो कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अभी नाखुश हैं और इंतजामिया उनसे मुज़ाकरात अभी तक कुछ कामयाब तरीके से नहीं कर सके। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इस वक्त सिचुएशन क्या है वहाँ पर? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में आज चौथे रोज़ भी मेट्रो बस सर्विस जो है ये मुअत्तल है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो ड्राइवर हजरात हैं इन्होंने मेट्रो बस सर्विस
चलाने से इनकार कर रखा है और इनका ये कहना है कि इनके जो बकाया जात हैं वो अदा नहीं किए जा रहे, ना तो ग्रेजुएटी अदा की जा रही है, ना बोनसिस, और इस समेत जो दीगर अलाउंसेस जिनका कंपनी की जानिब से वादा किया गया था वो इनको अदा नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से ये एहतजाज आज चौथे रोज़ भी जारी है। इससे कबल योम आशूर से कबल भी 4 रोज़ जो है ये एहतजाज किया गया। उस पर जो यहाँ पर मुतलका इंतजामिया थी उनकी यकीन दहानी पर कि आपको अलाउंसेस आपके दिए जाएंगे, बकायाजात अदा किए जाएंगे। इन्होंने दोबारा सर्विस ऑपरेशन बहाल किया, लेकिन अब भी इनको कोई भी अलाउंसेस नहीं दिए गए, जिसकी वजह से ये अब दोबारा 4 रोज़ हो गए हैं ये एहतजाजी धरना जारी है। और यहाँ पर जो मेट्रो बस डिपो है इसके बाहर ये एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ ड्राइवर हजरात मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा क्या मसाइल हैं आपके और क्या वादा किया गया था और नहीं किया गया? अस्सलाम वालेकुम जी, जैसा कि तमाम मीडिया के तवस्सुल से सब लोगों को पता है कि हमारा 7वीं मुहर्रम से ऑपरेशन बंद रहा है 5 दिन। उसके बाद MD उज़ैर शाह साहब जो कि PMA के MD हैं, उन्होंने आके यकीन दहानी दिलवाई थी कि आपको सारा बकायाजात आपका दिया जाएगा, आप मेरे कहने पे ऑपरेशन चला दें। तो उनके कहने पे जुमे वाला दिन 5 बजे शाम को ऑपरेशन चलवाया गया था। 4 दिन ऑपरेशन चलवाया। उसके बाद उनसे रब्ता किया दोबारा के भी अभी तक कोई हल नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा यार ये मेरी बात, मैंने 3 दफ़ा उनसे टेबल टॉक की है तो वो किसी साइड पे मेरी बात को नहीं लगा रहे, लिहाजा मेरे हाथ खड़े, आप जो चाहें वो कर लें। अच्छा, अब ये कितनी देर तक ऑपरेशन बंद रखेंगे आप लोग? ज़ाहिर है जब तक हमारे हक हमें नहीं दिए जाएंगे, हमारे हकूक़ नहीं दिए जाएंगे। हमने तमाम वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, वज़ीर चीफ जस्टिस सबको हमने तवस्सुल से, मीडिया के तवस्सुल से एप्लीकेशन सारा कुछ इतला दी है। कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा। जी बिल्कुल, जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तब तक इसी तरह ऑपरेशन जारी, ये जो धरना ये जारी रहेगा। और अगर मेट्रो बस के नुकसान के बारे में आपको बताया जाए तो अब तक जो ये जी उस्मान, आप जिसमें बता रहे हैं, पहले ये बताइएगा कि जो एहतजाज कर रहे हैं मुलाजमीन 4 दिन हो गए हैं और इनके जो अब कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इंतज़ामिया तो चेंज हो गई है, वो कैसे इसको मैनेज कर रही है, गवर्नमेंट कैसे देख रही है, क्योंकि वो भी स्टेक है सबका। इस पर क्या आपने अभी तक जो है इंफॉर्मेशन ली है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो पहले कंपनी थी जिनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट था वो अब ख़त्म हो चुका है और इनका ये कहना था कि उन्होंने बकाया जात जो है वो अदा नहीं किए। इस हवाले से भी इनसे जान लेते हैं। बताइएगा आपका जो पहले कॉन्ट्रैक्ट था और अब जो नई कंपनी आ रही है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में क्या आपके मामला जो है वो तय पाए हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो ख़त्म हो गया हुआ है, वो अपना सारा कुछ यहाँ से ले गए, सिर्फ बसें रह गई हैं उनकी, हमारे बकाया जात देने हैं। तो नई कंपनी कैसे आपके बकाया जात अदा करेगी? वो तो पुरानी कंपनी के साथ। नई कंपनी का तो बनता ही नहीं, उसने क्यों देना? उसके लिए तो हम तैयार हैं, वो हमें आवाज़ दे, हम चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो हमारा साथ दे के जो हमारे बकाया जात पिछली कंपनी ने देने हैं वो हमारे साथ खड़ी होकर उनसे लेके दें, PMA लेके दे जिनके जिम्मे बनता है। अब हमारे साथ कोई रब्ता नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, मास ट्रांजिट अथॉरिटी जिन्होंने जो पिछली कंपनी जिनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था उससे बकाया जात अभी तक इनको नहीं लेके दिए और इनका यही कहना है कि जो पीछे वाली कंपनी है उससे जब तक बकाया जात नहीं लेके दिए जाएंगे ये एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। औसतन लाहौर में ये मेट्रो बस सर्विस पर 1,60,000 से लेकर 2,10,000 तक तकरीबन जो है वो रोजाना जो मुसाफिर हैं वो सवार होते हैं, जिसकी वजह से 54 या 55 लाख आमदन जो है वो योमिया होती है। और अब तक अगर 9 दिन की बात की जाए तो तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है वो हो चुका है। अच्छा उस्मान, ये नुकसान तो अथॉरिटी और उस कंपनी को भी हो रहा है और जैसा आपने जिक्र किया कि लोग बेचारे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे पैसे देकर सफर करने पे मजबूर हैं इस पूरे रूट पे, क्योंकि जैसे ही मेट्रो बस आई थी आपको याद होगा यहाँ से बसेस और बड़ी वैगन्स जो है उनको खत्म उस तरह से कर दिया गया था कि ऑपरेशनल नहीं थे वो इस रूट पर। अब बेचारे लोग तो सफर कर ही रहे हैं लेकिन वहीं पर अथॉरिटी भी तो सफर कर रही है, ना बस चल रही है, ना उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ड्राइवर्स अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट इसमें कोई रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि डेफिनेटली आता तो ये गवर्नमेंट के अंडर ही है। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट इसके अंदर अपना रोल प्ले करते हुए इनके जो भी मामला हैं मास ट्रांजिट अथॉरिटी से और जितने भी बकाया जात हैं वो अगर इनको अदा कर दिए जाएं, करवा दिए जाएं तो ये बस सर्विस जो है वो फिर से बहाल हो सकती है। जो इस बस सर्विस की वजह से आने से लाहौर में LTC के 19 रूट्स चलते होते थे जिस पे 400 से ज़ायद बसेस थी, वो तमाम के तमाम रूट्स जो हैं वो इस वक्त बंद हैं और ये बसेस भी जो हैं वो रूट्स पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो प्राइवेट ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उस पर शहरी जो है वो सवार होकर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचते हैं, जिसकी वजह से यकीनन इनको ज्यादा पैसे जो है वो अदा करने पड़ते हैं। मेट्रो बस की टिकट से 30 रुपए में ये जो है वो ये सफर तय करते थे, लेकिन अब ये 30 के बजाय तकरीबन 150, 200 या 250 तक जो है इनको अदा करके अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ता है। उस्मान, आपने जैसे बताया कि मुसाफिरों को भी नुकसान है, कंपनी को भी नुकसान है, आपने कहा मैस ट्रांजिट अथॉरिटी जो है उसने ये मामला देखना था। अब चूंकि कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया है तो नई कंपनी तो जिम्मेदार नहीं है, ये MT का काम है। उस हवाले से कोई आपने इन्फॉर्मेशन ली कि वो कैसे इसको मैनेज कर रही है, क्योंकि मुज़ाकरा तो करने ही होंगे।
जी बिल्कुल, ये ड्राइवर जो हैं ये मास ट्रांजिट अथॉरिटी के अंदर काम करते हैं और इनका ये कहना है कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने ही पहले भी इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पहली वाली कंपनी से करवाया था, जिसके साथ अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। तो ये अथॉरिटी की जिम्मेदारी बनती है कि इनके बकाया जात जो कि कॉन्ट्रैक्टर की तरफ रहते थे वो इनको अदा करवाए जाएँ ताकि ये अपनी सर्विस जो है वो बहाल कर सके। इनका ये कहना है कि नई कंपनी जिसके साथ अब कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसके साथ इनके किसी किस्म के कोई मामला जो है वो मौजूद नहीं है। उनके कहने पर ये बस सर्विस जरूर चलाएंगे, मास ट्रांजिट के कहने पर बस सर्विस जरूर चलाएंगे, लेकिन जब तक अथॉरिटी इनको पिछले बकाया जात अदा नहीं कराती तब तक ये मामला जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगा और ये एहतजाज खत्म नहीं किया जाएगा। इन ड्राइवर्स से बात करिएगा और इनसे पूछिएगा कि क्या गवर्नमेंट ने इनसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की है या जो नई कंपनी आई है उन्होंने इनको कांटेक्ट दे दिया या अभी तक नहीं दिया, ये पूरा मामला क्या है? अच्छा, मुझे ये बताइएगा क्या गवर्नमेंट ने अब तक आपसे कोई मुज़ाकरात किए, कोई बातचीत की या नई कंपनी जो आई है उसका क्या कहना है, वो क्या कहते हैं, उनके साथ आपके मामला जो हैं वो किस तरीके के हैं? गवर्नमेंट तो हमें पाकिस्तान का शहरी ही नहीं समझते, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई बंदा आया ही नहीं। 5 दिन पहले ऑपरेशन बंद रहा है, 4 दिन हो गया फिर बंद है। आला हुकाम से अभी तक कोई आदमी यहाँ पे पता भी करने नहीं आया कि यार आपको मसला क्या है। किरदार अदा करे, इनके साथ यतीमों जैसा सलूक ना करे, मतरेयों जैसा सलूक ना करे, अथॉरिटी में, अल बराक में और हमारे दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करे जो इस वक्त गवर्नमेंट का बनता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि आप एसी में बैठ के और मदीना की रियासत की बातें कर दें और मतलब वो रियासत बन जाएगी। ये लोगों का हक है। ठीक है, मदीना की रियासत में तो पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी देते हैं। ठीक है ना, तो ये मदीना की रियासत नहीं है। गवर्नमेंट का इस टाइम जो किरदार बनता है ना, वो मेरा भाई ये बनता है कि आके इनकी बात भी सुने और बराक वालों को भी बिठाए। ठीक है, दोनों में बैठ के एक पुल का किरदार अदा करके इनका मसला हल करवा के मेट्रो चलवाए। अच्छा, मेरे ख्याल से ये जितने दिन से बस सर्विस बंद है और जितना नुकसान हो चुका है, ये एक दिन की सर्विस जारी रखने से जो आमदन होती है उससे इनके बकाया जात जो है वो अदा हो सकते हैं। इससे ज्यादा का नुकसान हो चुका है। क्या कहने के? 14 करोड़ रुपया बनता है भाईजान, 14 करोड़ 12 करोड़ रुपया बनता है। 500-600 मजदूर है। ठीक है, कोई 9 साल से काम कर रहा है, उसकी 9 ग्रेजुएटियां बनती हैं, कोई 5 साल से काम कर रहा है। सबको अगर उनको मैक्सिमम करे ना तो मेरा भाई ये 12 से 14 करोड़ रुपया बनता है। ठीक है, तो ये लोग आप अल बराक के जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के, CNG बसेस के और ये देख ले इस्लामाबाद के, आपका शुक्रिया जिस तरह से आपने बताया ये तमाम डिटेल। और ये जो मुदासिन है ये भी परेशान है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को देखना चाहिए, MTA को देखना चाहिए, जो कंपनी है उसको देखना चाहिए, क्योंकि इससे आम शहरी भी इस एहतजाज से मुतासर हो रहे हैं। डेफिनेटली मुतासर हो रहे हैं जी। महंगी ट्रांसपोर्ट लेनी पड़ रही है उनको इस रूट पर, क्योंकि मेट्रो नहीं चल रही और वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। 4 रोज़ हो गए हैं। एनीवेज जी, आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।